नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा। चैप्टर 1 हमारे अतीत का क्लास 6 का एनसीईआरटी पैटर्न मैंने पढ़ाया। आज मैं आप आज आज मैं आपको इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। क्या था चैप्टर का नाम? कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आपको मैंने बताया। उसमें बताया कि आज लोग यात्राएं क्या करते हैं। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी पैटर्न से जो है इसको ध्यान से देखिएगा। यात्राएं के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या है? अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, मित्रों से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए, जिससे पता चले कि कौन क्या है, कौन किस समय क्या है, कौन कहाँ बदलाव हुआ, कहाँ बदलाव नहीं हुआ। यह इन सबकी जानकारी के लिए हमको या आजकल की यात्राएं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? देखिए इसको। कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से नहीं मिटते थे। जो कठोर सतह पर लिखे जाते थे यह लंबे समय तक रखे जाते थे और यह कठोर थे, और जिससे यह इनका नष्ट नहीं हो सकता था, बहुत जल्दी नष्ट नहीं हो सकते और यह आसानी से नहीं मिट पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियां प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता था, पर लोग लिखवाते थे, राजाएं महाराजाएं लिखवाते थे। आज क्या पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ों का प्रयोग किया जाता था, जो समय के साथ सड़ गल जाते थे। क्योंकि सूती कपड़ा बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, वह सड़ गल जाता है, मिट्टी में जहाँ पड़ेगा वह ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अंग्रेजी में बीसी, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया चैप्टर में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पर दो तिथियां हैं, पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का समूह का प्रयोग करोगे? तो बताइए, ये दो तिथियां हैं, 4700 और 2500 हैं। इनके लिए बीसी अक्षर का समूह प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता था। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मतलब मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ राजा रानी रहते थे। अब देख लीजिए, यही चिन्ह है। इनको पता लगाने के लिए ये क्या है, ये क्या है, इन चित्रों को देखकर पता लगाते थे कि कौन क्या चीज़ है, क्या लिखा है। इसी के माध्यम से लोग पता लगाते थे, पुरातत्वविदों। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला था जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वानों यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। बताया उन्होंने कि क्या बोलते हैं, एक छोटे से फ्रेम में राजा और रानियों के नाम लिखे थे, और जिसे इन्हें कारतूस भी कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर लिए प्रयुक्त है, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं अथवा लिपियों में था? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं अथवा लिपियों में उत्कीर्णित किया था। कितने? 3 भिन्न भिन्न। शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया? शेर का चित्र एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया। चिड़िया का चित्र
चित्र किस अक्षर के लिए प्रयोग किया गया? चिड़िया का चित्र ए अक्षर के लिए प्रयोग किया गया। कल्पना कीजिए तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछना चाहोगे या चाहोगे। प्रश्नों की सूची मैं अगर पूछना चाहोगे तो क्या पूछ सकते हो? देखिए इसमें पुरातत्व अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं, उनसे ये पहला क्वेश्चन है कि आप जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपसे तो कोई भी पूछ सकता है कि आप जो यह कोर्स कर रहे हैं, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि नहीं आप यह जो कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि आप यही कोर्स चुने। अलग कोर्स भी तो है, बहुत से ऐसे सारे कोर्स है जो आपको सफलता दिला सकते हैं, लेकिन आप इसी कोर्स को क्यों चुने। ये आपके अंदर विचार जरूर उठना चाहिए कि हमेशा क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या हो सकता है इसके कारण। देखिए दूसरा क्या है, पुरातत्वविद किस स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं। अब उनसे पूछिए कि पुरातत्वविद जो है आप वह किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं, कि आपको क्या आधार मिलेगा कि आप खुदाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है। तो उनसे पूछेंगे अगर मान लीजिए आप खुदाई कर रहे हैं तो किस प्रकार की सावधानी रखी जाती है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, तो वो बताएंगे। चौथा क्या है, खुदाई में मिले चीजों की उम्र का कैसे पता लगा जा सकता है। अब वो बताएंगे कि नहीं यह ऐसा टेक्निक है, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, चाहे जो भी हो। फिर पांचवा देखिए, खुदाई में मिली चीजों को कहाँ और क्यों रखा जाता है। बताएंगे कि नहीं खुदाई वाली चीजों को अगर बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे म्यूजियम में रखा जाता है, तो पूछेंगे म्यूजियम में क्यों रखा जाता है। तो अब इसके लिए आप लोग देखते हैं म्यूजियम में जाते हैं तो रखा रहता है, तो क्या होता है लोग आते हैं जाते हैं, उनका टिकट लगता है पैसा, मतलब उससे एक सरकार की आय भी मतलब प्राप्त होती है, जिससे इनकम भी मिलता है। निम्नलिखित का सुमेल करो। देखा नर्मदा घाटी भारत का पहला बड़ा गणराज्य। मगध क्या है, शिकार तथा संग्रहण। गारो पहाड़ियां लगभग 2500 वर्ष के पूर्व नगर। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां आरंभिक कृषि। गंगा घाटी पृथक नगर। अब इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। नर्मदा घाटी क्या है, शिकार तथा संग्रहण। मगध क्या है, पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। देखिए दूसरा क्या है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियों तथा ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था, मतलब खोद कर लिखा जाता था। आओ चर्चा करें। रसीदा के प्रश्नों को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियां मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाई है। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। उदाहरण देख लीजिए। पहला, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं क्या क्या है देख लीजिए। सिक्के हैं, हथियार हैं, आभूषण है, चित्र है, मूर्तियां हैं, औजार हैं, हड्डियां हैं, पत्थर है तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष हैं। सिक्के भी पत्थर से भी बन सकते हैं और अन्य पदार्थ से भी बन सकते हैं। कांसा, तांबा, बहुत चीज हो सकते थे। हथियार भी उनके बहुत नुकीले होते थे। आभूषण भी उनके होते थे। चित्र भी बहुत शानदार शानदार बनाते थे लोग। मूर्तियां भी बनाते थे। ये अनेक प्रकार की चीजें यहाँ होती थी। अब पत्थर से बनी वस्तुएं क्या है, इमारतें थी, हथियार थी, औजार थी, मूर्तियां थी, ये सब पत्थर से बनी होती थी। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। अब इसका उदाहरण दीजिए। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसलिए निम्नलिखित कारण हो सकते थे। पहला, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हो। तीसरा, यह भी संभव है कि वे गरीब हो, उत्कीर्ण करवाने का कोई खर्चीला हो। कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो
जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्ट भरा होता था। सही बात है। पहले क्या होता था कि किसान क्या करते थे, पहले बारिश के आधार पे इतना सुविधा नहीं थी कि ट्यूबवेल से पानी दे दिया जाए, पंप सेट से पानी दे दिया जाए, ऐसा सुविधा नहीं थी। तो लोग बारिश के हिसाब से ही अपनी खेती करते थे और उसमें राजाओं को भी कर देना पड़ता था। अगर नहीं हो पाते थे तो राजाएं कर बहुत ज़्यादा लेते थे, जिस साल नहीं होता था। अब किसान बेचारा क्या करे, वो अपना पेट पाले या उनको कर दे। इसी के चक्कर में किसानों का जीवन बहुत कष्ट भरा होता था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, अपनी किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आओ करके देखें। देखिए, पहला सातवां का एक शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार हैं? पहला देखिए, एक स्त्री है, पुरुष है। तीसरा स्त्री पुरुष दोनों है। उत्तर देखिए, हस्तशिल्प, इसमें पुरुष भवन शिल्प पुरुष, हस्तशिल्प पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों करते थे। मूर्ति शिल्प, इसमें स्त्री पुरुष दोनों करते थे। काष्ठ शिल्प, इसमें पुरुष शिल्प करते थे। चर्म शिल्प, इसमें पुरुष करते थे। हम अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी और तुम इन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। अतीत में हमारे धार्मिक विषयों पर लिखी जाती थी, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों तथा विज्ञान पर, इन सबों के बारे में लिखी जाती थी। चौथा महाकाव्य, कविताओं, नाटक पर कि कब क्या हो, सब मतलब पूरी जानकारी इसमें दी जाती थी। बस आज का यही क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैंने एक यूपीएससी का ग्रुप बनाया है, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। तो आप वहां पे जाकर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ज्वाइन करने के बाद आप उसको डेली सुबह 7 बजे टेस्ट होता है, उस टेस्ट को दीजिए, जिससे आपके मनोभाव में अच्छे रहेंगे। आप टेस्ट देंगे तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, तो आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होगी, जिससे आप किसी कार्य को करने में एकदम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो चैप्टर 1 समाप्त होता है। हमारे अतीत का एनसीईआरटी पैटर्न जो है क्लास 6 आज हमारा समाप्त होता है। इसका 2 वीडियो आ गई है, इसको देख लीजिएगा।